देखो अपन क्वेश्चन नंबर 19 तक अपन कंप्लीट कर चुके थे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19 के बाद वो है क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 19 एक इजी क्वेश्चन था, तोप और गोले पर आधारित संवेग संरक्षण पर आधारित क्वेश्चन था जिसको अपन ने पूरा कर लिया था। अब अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। देखिए भी क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या वैल्यूज आपको दी गई हैं वो आप देखिएगा। ये कह रहे हैं कि कोई बल्लेबाज, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं 20 के अंदर कोई बल्लेबाज किसी गेंद को 45 डिग्री के, कोई बल्लेबाज किसी गेंद को 45 डिग्री के यानी 45 डिग्री के कोण पर विक्षेपित कर देता है। 45 डिग्री के कोण पर विक्षेपित कर देता है। कोई बल्लेबाज किसी गेंद को 45 डिग्री के कोण पर क्या करता है, विक्षेपित कर देता है। ऐसा करने पर वह विक्षेपित कर देता है। ऐसा करने पर वह गेंद की प्रारंभिक चाल इनिशियल जो स्पीड है, ऐसा करने पर वह गेंद की प्रारंभिक चाल जो कि कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर प्रति घंटा में कोई परिवर्तन नहीं करता, उसकी चाल के अंदर किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं करता। तो गेंद को कितना आवेग दिया गया है ये पूछ रहे हैं। नहीं करता, गेंद को कितना आवेग दिया गया, ये लो कितना आवेग दिया गया, ये अपने पास क्वेश्चन है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या करें, कोई बल्लेबाज किसी गेंद को 45 डिग्री के कोण पर विक्षेपित कर देता है। ऐसा करने पर वे गेंद की प्रारंभिक चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर में कोई परिवर्तन नहीं करता। तो गेंद को कितना आवेग दिया गया। तो देखो डेटा में अपन को क्या क्या दिया गया है। सवाल में क्या है, कोई बल्लेबाज किसी गेंद को 45 डिग्री कोण पर विक्षेपित करता है। ऐसा करने पर, तो ध्यान रहे इस सवाल के अंदर एक और अपन को दिया गया है भाई, गेंद का जो द्रव्यमान है वो है 45 डिग्री। देखो यहां पर अपन लिख देते हैं सिर्फ 45 क्या, गेंद का द्रव्यमान ये दिया गया है आपको। गेंद का द्रव्यमान है 0.15 किलोग्राम, ये और दिया हुआ है। तो देखो कोई बल्लेबाज किसी गेंद को, या यूं कह सकते हैं लैंग्वेज में, कोई बल्लेबाज 0.15 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी गेंद को 45 डिग्री के कोण पर विक्षेपित कर देता है। ऐसा करने पर वे गेंद की प्रारंभिक चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा में कोई परिवर्तन नहीं करता है। गेंद को कितना आवेग दिया गया है, ये अपने पास क्वेश्चन है। गेंद का द्रव्यमान भी है। तो देखिएगा पहले अपन एम डाटा लिख दें, एम 0.15 किलोग्राम दिया हुआ है। गेंद का द्रव्यमान अपन को दिया गया है। गेंद की प्रारंभिक चाल की अगर मैं बात करूं तो देखो भाई यू वेक्टर, प्रारंभिक वेग कह सकते हैं अपन इसे। तो ये आपको दिया हुआ है, इसका परिमाण लिख रहा हूं भाई मैं। तो ये है फिर, क्योंकि चाल का मतलब क्या है, वेग का परिमाण 54 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस किलोमीटर पर आवर को अपन को चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। और ये मैं बहुत बार आपको बता चुका कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से अपन इसे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 54, तो ये लो 5/18 मीटर पर सेकंड में चेंज हो रहा है। तो अब देखो 18
ये कट ये कैंसिल हो गया है 3 बार, 3 और ये हो गया है 15 मीटर पर सेकंड आ गया। फिर देखो बाद में इसका जो वेग हो रहा है उस वेग का परिमाण यानी कि उसकी जो चाल है वो आपको पता है प्रारंभिक चाल के बराबर ही दी गई है, क्योंकि क्या कह रहे हैं, वे गेंद की प्रारंभिक चाल में कोई परिवर्तन नहीं करता। अगर कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है यानी कि ये भी कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड ही है। अब देखिएगा गेंद किसी बल्ले के ऊपर आ रही है, क्योंकि बल्लेबाज के बैट के ऊपर आ रही है। चलो अपन बैट बना के देखें, देखो इस तरह से ये अपन इस तरह से बनाए हैं। ये कोई मेरे पास बैट है यानी कोई बल्ला है। देखिए भाई ये कोई मेरे पास कोई बल्ला है, कोई बैट है, मैंने ले लिया है, ये लो। अब इस बैट या बल्ले के ऊपर ये कोई गेंद आ रही है। देखो गेंद इस तरह से यूं, गेंद की डायरेक्शन तो ये है भाई, इसी डायरेक्शन में आएगी। ये रही गेंद, यू वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से ये यूं आ रही है। अगर मैं इसकी यू वेलोसिटी को अगर बात करूं तो ये कितनी स्पीड से है, 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक्चुअली किस डायरेक्शन में होगी भाई, अगर मैं देखूं तो 15 आई कैप। अगर मैं इसमें वेक्टर का यूज करूं क्योंकि इसके अंदर एंगल को इन्होंने शो किया है। अब देखिएगा भाई अगर मैं इसके ऊपर, अब ये इसके बाद ये इस गेंद को 45 डिग्री एंगल से क्या करता है, भेज देता है। यहाँ ये गेंद वापस से यहाँ से ये जो एंगल है ये है 45 डिग्री, यानी कि ये गेंद v वेक्टर से यूं गई। अब अगर मैं सदिश रूप में इसे लिख के देखूं तो आप क्या देखेंगे कि ये इधर रिवर्स आई है, तो यानी कि 15 तो ये है ही है, -15 आई कैप होगा। ये तो प्लस में होगा, इधर डायरेक्शन थी, इसकी डायरेक्शन ये है -15 आई कैप। और किसमें, ऊर्ध्वाधर भी है, यानी कि एक तल के अंदर हो गया है, तो एक्स वाई तल के अंदर, तो ऊर्ध्वाधर के अंदर जो है और कितने डिग्री एंगल पर है भाई, इसके कंपोनेंट्स भी अगर मैं देखूं तो ये है 45, यानी कि ये तो हो गया है एंगल, इसके साथ कंपोनेंट्स बनेगा cos 45। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं इस डायग्राम को, ताकि मैं इसको इसके अंदर इन सबको शो कर सकूं। देखो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि अपन सबको अच्छे से इसके अंदर शो कर सके। देखो देखिएगा मैं इसमें इस बैट को बनाता हूं। ये मेरे पास कोई बैट या कोई बल्ला है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैंने इसे बड़ा बना दिया ताकि अपन शो कर सके। अब देखिए इस बैट या बल्ले के ऊपर ये कोई गेंद आ रही है, ये कोई गेंद आई। अब इस गेंद की जो इनिशियल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो ये है 15 आई कैप। इस डायरेक्शन से यूं ये गेंद इसके ऊपर आ रही है, लेकिन इससे 45 डिग्री के एंगल पर ये गेंद क्या हो गई, चली गई है ऐसे। तो ये जो गेंद यहां से एंगल जो इसने बनाया है ये है 45 डिग्री। अब देखिए बल्ले से गेंद वापस से 45 डिग्री एंगल पर अगर गई है तो अब इसके जो वेग की अगर मैं बात करूं v वेक्टर की, तो देखिएगा इसके कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये तो हो जाएंगे -15 आई कैप, -15 आई कैप। चलो आई कैप के साथ में से पहले कोस लिख देता हूं,
-15 कंपोनेंट्स के रूप में cos 45 डिग्री आई के। ये तो क्षैतिज वाला घटक हो गया। ऊर्ध्वाधर के अंदर भी होगा, तो ऊर्ध्वाधर के अंदर कितना हो जाएगा, प्लस में आएगा, तो +15 sin 45 डिग्री जे के। ये लो, ये इसका रिवर्स में वेलोसिटी हो गई। अब ये पूछ क्या रहे हैं, द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, गेंद को कितना आवेग दिया गया, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। तो देखिए अब अपने पास v की अपने पास वेलोसिटी अपने पास है, तो देखिए अगर मैं v वेक्टर इज इक्वल टू देखूं, मुझे आवेग निकालना है, तो आवेग का मतलब क्या निकालना है, मुझे संवेग में परिवर्तन। अगर संवेग में परिवर्तन मैंने ज्ञात कर लिया तो वो किसके बराबर होगा, आवेग के बराबर होगा। तो देखिए भाई v वेक्टर इज इक्वल टू मेरे पास है -15 cos 45 डिग्री आई के प्लस 15 sin 45 डिग्री जे के। ये मेरे पास v वेक्टर इज इक्वल टू वैल्यू है। अब मैं इसको और आगे देखो, v वेक्टर इज इक्वल टू, अब मैं अगर इसकी वैल्यूज को देखता हूं तो देखिए भाई -15 cos 45 1/√2 होता है, तो ये लो अपॉन में √2, ये मैंने लिख दिया है, और यहां आ गया है मेरे पास आई के प्लस 15 1/√2 और ये हो गया है जे के। अब देखिएगा, अब मैं इसमें क्या करूं, इसके यहां मेरे पास v वेक्टर की वैल्यू आ गई है। अब देखो संवेग में परिवर्तन निकाल सकता हूं, चूंकि संवेग आवेग प्रमेय से, चूंकि संवेग आवेग प्रमेय से आवेग इज इक्वल टू ये होता है संवेग में परिवर्तन के बराबर, संवेग में परिवर्तन के बराबर। तो इसलिए मैंने मान लिया कि आवेग आई वेक्टर है। ध्यान रखना, इंपल्स या आवेग एक सदिश राशि है, इसलिए अपन इसके ऊपर वेक्टर का साइन यूज कर सकते हैं। तो आई वेक्टर इज इक्वल टू संवेग में परिवर्तन यानी कि m, या यूं कह सकता हूं मैं इसे, संवेग में परिवर्तन यानी कि p फाइनल वेक्टर माइनस p इनिशियल वेक्टर, अर्थात m v वेक्टर माइनस m u वेक्टर, या m को कॉमन लिया तो v वेक्टर माइनस u वेक्टर। यही इक्वेशन आ रही है। अब इनकी मैं वैल्यूज रख देता हूं। अगर आप इसमें इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं तो देखिए m की जो वैल्यू है वो अपन को दी हुई है, कितनी है, 0.15। फिर आ जाओ v वेक्टर, v वेक्टर है मेरे पास -15 आई कैप अपॉन में √2 प्लस 15 जे कैप अपॉन में √2। ये तो मैंने v वेक्टर की वैल्यू पुट कर ली है, ये लो। फिर इसमें से माइनस होगा u वेक्टर, u वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 15 आई कैप, ये लो। अब इसको आपको सॉल्व करते जाना है। आई वेक्टर 0.15। देखिए भाई, अब मुझे इसमें 15 को डिवाइड कीजिए, जी 1/√2। ध्यान रहे 1/√2, इसकी वैल्यू बहुत जगह आपके काम आएगी, स्पेशली 12th के अंदर प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट का जो चैप्टर है वहां स्पेशली ये यूज होती है। 1/√2 की वैल्यू होगी 0.707। कितनी बताई मैंने, 0.707, और उसको अगर आप 15 से मल्टीप्लाई अपन कर देते हैं तो ये आएगा 10.6, यानी कि ये हो गया है मेरे पास -10.6 आई कैप प्लस 10.6 जे कैप माइनस 15 आई कैप। ये लो। अब फिर गौर कीजिएगा, अगर यहां इसको मैं फिर आगे की ओर सोल्व करता हूं 0.15,
माइनस के 10.6 और माइनस के 15, यानी कि 15 और 10 25.6 हो गए, यानी कि माइनस के 25.6 आई कैप प्लस 10.6 जे कैप। ये लो, अब आप गौर कीजिएगा कि आई कैप जे कैप कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आई कैप जे कैप परपेंडिकुलर है तो इनका रिजल्ट अगर मैं परिणामी देखूं, रिजल्टेंट देखूं, तो वही तरीका। अब देखिएगा इसको आगे, इसके भी यहां तक आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर इसके आगे की स्टेप्स को मैं सोल्व करता हूं कि क्या इसके अंदर अपने पास आंसर आता है। देखिएगा, अब मैं देखता हूं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं। तो देखो आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0.15, तो ये एज इट ऐसे मेरे पास है ही है। अब इसके भीतर का देखिएगा, इसको इस तरह से 25.6, इसका क्या करना पड़ेगा मुझे, स्क्वायर माइनस 25.6 का होल स्क्वायर प्लस 10.6 का भी ये लो स्क्वायर करके रूट कर दो, यानी कि आई वेक्टर का मॉडुलस 0.15, 25.6, 25 से 625, यानी कि ये होंगे 655.4 प्लस 10 100 होता है, यानी 112.4, ये लो 0.15, 655.4 प्लस 112.4, इनको अगर अपन ऐड करते हैं और फिर इसका अपन रूट निकालें तो देखिएगा क्या आता है। देखिए ये जो वैल्यू मेरे पास आ जाएंगी, यानी कि इन दोनों को ऐड करके जो डिजिट आएगा उसका अगर अपन रूट निकालते हैं तो ये वैल्यू अप्रॉक्स अपने पास आएगी 27.7। अब इसे आप 0.15 से आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आ रही है 4.16 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो आरोपित यूं कह सकते हैं आवेग जो होगा वो अप्रॉक्स हो गया है मेरे पास 4.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये लो, ये अपने पास क्वेश्चन सोल्व हो गया है। एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको कि अपन एक अच्छे तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। आई इजिकल टू 4.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन नंबर अपने पास 20 अपन ने सोल्व किया है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। एक इस तरह से है कि किसी धागे से या किसी डोरी से किसी पत्थर को बांध के अपन घुमा रहे हैं, उसमें तनाव बल का अपन को मान ज्ञात करना है, वेग का मान ज्ञात करना है। आप इसे नोट कीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए भाई अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की।
एनसीईआरटी का अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 20 तक अपन सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, किसी डोरी के एक सिरे से बंधा किसी डोरी के एक सिरे से बंधा किसी डोरी के एक सिरे से बंधा 0.25 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पत्थर, एक सिरे से बंधा 0.25 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पत्थर, किसी डोरी के एक सिरे से बंधा 0.25 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पत्थर क्षैतिज तल में, कोई पत्थर क्षैतिज तल में, कोई पत्थर क्षैतिज तल में 1.5 मीटर त्रिज्या, कोई पत्थर क्षैतिज तल में 1.5 मीटर त्रिज्या के वृत्त पर, मीटर त्रिज्या के वृत्त पर 40 चक्कर प्रति मिनट की चाल से चक्कर लगाता है, 40 चक्कर प्रति मिनट की चाल से चक्कर लगाता है, 40 चक्कर प्रति मिनट की चाल से वो क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो देखिए इसमें क्या क्या ज्ञात करना है। नंबर फर्स्ट, पहले ये ज्ञात करवा रहे हैं डोरी में तनाव कितना है। डोरी में तनाव कितना है, पहले तो ये ज्ञात करवा रहे हैं। सेकंड देखें इसी के अंदर सेकंड पार्ट, चलो यहां लिख देते हैं, एक ही क्वेश्चन के दो भागे में। सेकंड ये पूछ रहे हैं कि यदि डोरी 200 न्यूटन के अधिकतम तनाव को सहन कर सकती है, यदि डोरी 200 न्यूटन के अधिकतम तनाव को सहन कर सकती है, यदि डोरी 200 न्यूटन के अधिकतम तनाव को सहन कर सकती है तो वह अधिकतम चाल कर सकती है, तो वह अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए, तो वह अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें चाल ज्ञात करवा रहे हैं आगे, जिससे पत्थर को घुमाया जा सके। चाल ज्ञात कीजिए जिससे पत्थर को घुमाया जा सके। ये लो भाई, एक ही क्वेश्चन के दो दो क्वेश्चन अपन को दिए हुए हैं। अब देखिए, अब इसे आप सोल्व कीजिएगा। सबसे पहले वही तरीका कि क्वेश्चन के जो डेटा अपन को दिए हुए हैं, सबसे पहले अपन उन डेटा को लिखें और फिर देखें कि अपन को क्या ज्ञात करना है, क्या उस पर आधारित क्या है फॉर्मूला है। तो देखें, एक सिरे से बंधा 0.25 किलोग्राम, यानी कि आपको m दिया हुआ है 0.25 किलोग्राम, और त्रिज्या भी आपको दे दी है भाई 1.5 मीटर, स्मॉल r इज इक्वल टू 1.5 मीटर। 40 चक्कर प्रति मिनट की चाल से घूम रहा है भाई। तो देखो कोणीय चाल आपको दे दी है 40 चक्कर
प्रति मिनट। अब आप इसको चेंज करेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण काम है, इसे आप चेंज करें रेडियन पर सेकंड में, यानी मिनट को तो चेंज करेंगे आप सेकंड में और चक्कर को चेंज करेंगे आप इसमें रेडियन के अंदर। तो देखो 40 एक चक्कर का मतलब होता है 2 पाई रेडियन और 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड। ये लो, यानी 40 गुणा 2 पाई अपॉन में 60, यही तो वैल्यू अपने पास आ रही है। अब इसे अगर अपन देखें तो देखो भैया 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 4 पाई अपॉन में 3 रेडियन पर सेकेंड। अब 4 पाई अपॉन में 3 रेडियन पर सेकेंड अगर अपने पास ये वैल्यू आ रही है, अब देखिएगा इसे फिर अपन चेंज कर सकते हैं। 4 पाई की वैल्यू है 3.14 और ये 3 रेडियन पर सेकेंड, 4 3 12 यानी 3, यानी कि ये मेरे पास आ रहा है अप्रॉक्स जो वैल्यू आ जाएगी, चलो 4 पाई अपॉन में 3 रहने दें, बाद में रख लेंगे इस वैल्यू को, यहां तक ही रख लेते हैं एल, चलो यहां तक रहने देते हैं। 4 पाई अपॉन में 3 रेडियन पर सेकेंड आ गया। अब देखिएगा सबसे पहले क्या ज्ञात कर रहे हैं, डोरी में तनाव कितना होगा। अब देखो जब डोरी से अपन ने पत्थर को बांध के घुमा रहे हैं तो अपन पढ़ चुके हैं कि डोरी में जो तनाव बल है उस तनाव बल से ही अभिकेंद्रीय बल की प्राप्ति होगी, और जिसका फॉर्मूला एक तो है अपने पास T इजिकल टू, एक तो फॉर्मूला है T इजिकल टू mv स्क्वायर अपॉन में r, और एक है T इजिकल टू, अगर ओमेगा के फॉर्म में देखें, अगर v दिया होता तब तो अपन क्या लेते T इजिकल टू mv स्क्वायर अपॉन में r, लेकिन ओमेगा के फॉर्म में दे रखा तो T इजिकल टू m ओमेगा स्क्वायर r, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर ले सकते हैं। तो देखिए नंबर फर्स्ट, डोरी में तनाव T अगर मैंने ले लिया है तो T इजिकल टू क्या होता है m ओमेगा स्क्वायर r, ये लो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा। m की वैल्यू मेरे पास है 0.25, ओमेगा की वैल्यू मेरे पास है 4 पाई अपॉन में 3, पाई की वैल्यू 3 रखना, 3.14 रखना है स्क्वायर, r की भी मेरे पास वैल्यू है कितनी है 1.5, ये लो भाई। अब आपको केवल इसकी कैलकुलेशन देखो, आपने क्या देखा 0.25 4 पाई अपॉन में 3 का स्क्वायर इंटू 1.5, तो ये आएगा मेरे पास 59.2 अपॉन में 9, ये मेरे पास इतना न्यूटन मेरे पास क्या आ रहा है, ये फोर्स आ रहा है। और इसे मैं देखो 59.2 है अपॉन में 9 आ रहा है, यानी कि मैं इसे कह सकता हूं 6.6 न्यूटन, अप्रॉक्स 6.6 न्यूटन इतना तनाव होगा। सेकेंड पार्ट देखो इसी क्वेश्चन का, ये कह रहे हैं कि डोरी, यदि डोरी 200 न्यूटन का अधिकतम तनाव सहन कर सकती है, 200 न्यूटन के अधिकतम तनाव को सहन कर सकती है, तो वह अधिकतम चाल ज्ञात करनी है, यानी कि V मैक्सिमम ज्ञात करनी है जिससे पत्थर को घुमाया जा सके। तो देखिए यहां मेरे पास क्या दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, T मैक्सिमम जो दे रखा है वो दिया हुआ है 200 न्यूटन, और V मैक्सिमम क्या कर रहे हैं, ये मेरे से ज्ञात करवा रहे हैं। अब देखो ये तो मैं जानता हूं, अभी भी मैंने बताया है कि T मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया है m V मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन में r। तो इस फॉर्मूले से मैं देखो आगे का हिस्सा भाई इधर सोल्व कर रहा हूं, तो यहां से मेरे पास V मैक्सिमम का जो फॉर्मूला बनता है वो ये बन जाएगा, देखो RT मैक्सिमम, भाई यहां क्या बन जाएगा मेरे पास RT मैक्सिमम, RT मैक्सिमम अपॉन में m, RT मैक्सिमम अपॉन में m। अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कीजिएगा, देखिएगा R की वैल्यू कितनी है 1.5, T मैक्सिमम 200 दिया हुआ है और M की वैल्यू है 0.25। V मैक्सिमम अपन को केवल कैलकुलेट करना है, जो कि मेरे पास अब आ जाएगा 34.6,
34.6 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये लो, यहाँ अपने पास ये क्वेश्चन नंबर जो है 21 भी अपने पास सोल्व हो गया। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में एक ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन बनाया है इन्होंने। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर अपना जो 21 था, इसी को आगे ये बढ़वा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, यदि क्वेश्चन नंबर 21 में पत्थर की चाल को अधिकतम निर्धारित सीमा से भी अधिक कर दिया जाए और डोरी अचानक से टूट जाए, यानी कि तनाव 200 न्यूटन तक सहन कर सकता है लेकिन अपन ज्यादा है, और डोरी क्या हो जाए, टूट जाए, अचानक से डोरी टूट जाए, तो डोरी के टूटने के पश्चात पत्थर के प्रक्षेप का सही वर्णन निम्न में से कौन करता है, यानी कौन सा कथन इसको सही कहता है। यानी कि अपन को न्यूटन की गति का जो जड़त्व का नियम था, उसका जो तीसरा जो भाग था दिशा का जड़त्व, उस कॉन्सेप्ट को अपन को क्या करना है, इसके अंदर यूज करना है। तो देखिए अब उस क्वेश्चन को अपन लिखते हैं, पहले आप इसे नोट कीजिएगा, फिर अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। देखिए भाई, अब अपन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें अपन कैसे कह देंगे, देखो यदि क्वेश्चन 21 जो अपने जस्ट सोल्व किया, यदि क्वेश्चन 21 में पत्थर की चाल को, यदि क्वेश्चन 21 में पत्थर की चाल को, यदि क्वेश्चन 21 में पत्थर की चाल को अधिकतम निर्धारित सीमा से भी, अधिकतम निर्धारित सीमा से भी, यदि क्वेश्चन 21 में पत्थर की चाल को अधिकतम निर्धारित सीमा से भी, जो अपने पास मैक्सिमम चाल कितनी आई थी, 34.6 आई थी उसमें मीटर पर सेकंड में, यदि क्वेश्चन 21 में पत्थर की चाल को अधिकतम निर्धारित सीमा से भी अधिक कर दिया जाए, सीमा से भी अधिक कर दिया जाए, अधिक कर दिया जाए, तथा डोरी अचानक टूट जाए, कर दिया जाए तथा डोरी अचानक टूट जाए। भाई चाल को अधिक करेंगे, डोरी अचानक से क्या हो जाएगी, टूट जाए, तो डोरी के टूटने के पश्चात, टूट जाए तो डोरी के टूटने के पश्चात, तो देखो भाई, तो डोरी के टूटने के पश्चात पत्थर के प्रक्षेप का, टूटने के पश्चात पत्थर के प्रक्षेप का, पत्थर के प्रक्षेप का, पत्थर के प्रक्षेप का सही, पत्थर के प्रक्षेप का सही वर्णन, सही वर्णन निम्न में से कौन करता है, निम्न में से कौन करता है। यानी कि ऑप्शन अपन को दिए हुए हैं, उनमें से आपको आंसर को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। देखिए भी, नंबर ए ऑप्शन पहला दे रहे हैं, वे पत्थर झटके के साथ त्रिज्य बाहर की ओर जाता है, वह पत्थर झटके के साथ वह पत्थर झटके के साथ त्रिज्यित
वह पत्थर झटके के साथ त्वरित है बाहर की ओर जाता है। बाहर की ओर जाता है भाई, पहला ये ऑप्शन दिया हुआ है। नंबर बी ऑप्शन कह रहे हैं डोरी के टूटने के क्षण डोरी के टूटने के क्षण पत्थर स्पर्श रेखीय, डोरी के टूटने के क्षण पत्थर स्पर्श रेखीय पथ पर उड़ जाता है। स्पर्श रेखीय पथ पर उड़ जाता है। नंबर सी ये कह रहे हैं कि पत्थर स्पर्शी से किसी कोण पर, पत्थर स्पर्शी से किसी कोण पर, स्पर्शी से किसी कोण पर, पत्थर स्पर्शी से किसी कोण पर जिसका परिमाण पत्थर की चाल पर, जिसका परिमाण पत्थर स्पर्शी से किसी कोण पर जिसका परिमाण पत्थर की चाल पर निर्भर करता है। पत्थर की चाल पर निर्भर करता है, उड़ जाता है। देखो भाई, ये तीन अपन को कथन दिए हैं। अब आप देखो, ध्यान दीजिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन बना दिया। तीन ऑप्शन है, इन तीन में से एक करेक्ट ऑप्शन अपन को छांटना है। गौर कीजिए, मैंने जब आपको ये टॉपिक बताया था कि जड़त्व वाला टॉपिक जब अपन ने पढ़ा था, तो उसमें दिशा का जो जड़त्व होता है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो आपने देखा होगा कि अगर अचानक जो टूटता है तो स्पर्श रेखीय जाता है, यानी डोरी के टूटने के क्षण पत्थर स्पर्श रेखीय पथ पर क्या होता है, उड़ जाता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा बी। तो बी ऑप्शन किस आधार पर होगा? दिशा के जड़त्व के आधार पर। क्यों? क्योंकि पत्थर अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं करता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा आ गया? बी ऑप्शन आएगा। बाकी के ए और सी दोनों ऑप्शन क्या है? गलत है। डोरी के टूटने के क्षण पत्थर स्पर्श रेखीय पथ पर क्या होगा? उड़ जाता है। किसके कारण? दिशा के जड़त्व के कारण या दिशा के जड़त्व के आधार पर। यह आंसर सही होगा, दिशा के जड़त्व के कारण। अगर पूरी लाइन को अगर अपन अपनी लैंग्वेज में लिखें तो दिशा के जड़त्व के कारण। ये लो भाई, यहां क्वेश्चन नंबर 22 अपने पास सोल्व हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। देखो, क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो क्वेश्चन नंबर 23 कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यानी जड़त्व के नियमों पर आधारित क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है अब उसको अपन डिस्कस करते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट है वो क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 23 की। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 23 की अपन अब बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 तक अपन सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? स्पष्ट कीजिए कि क्यों। स्पष्ट कीजिए कि क्यों। स्पष्ट कीजिए कि क्यों। यहां इसके अंदर देखो, एक्सप्लेन करने वाले कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। उसके अंदर नंबर फर्स्ट, एक ही क्वेश्चन के वही तीन चार पार्ट है, चार पार्ट इसके भी है। तो देखो, नंबर फर्स्ट पहला जो पार्ट ये कह रहे हैं कि इनमें स्पष्ट करो। कह रहे हैं कि कोई घोड़ा रिक्त दिक् स्थान में,
कोई घोड़ा रिक्त दिक् स्थान में, कोई घोड़ा रिक्त दिक् स्थान में, कोई घोड़ा रिक्त दिक् स्थान में किसी गाड़ी को, रिक्त स्थान में किसी गाड़ी को, कोई घोड़ा रिक्त दिक् स्थान में किसी गाड़ी को खींचते हुए नहीं दौड़ सकता, किसी गाड़ी को खींचते हुए नहीं दौड़ सकता। ये अपने पास क्वेश्चन है भाई, स्पष्ट कीजिए कि क्यों कोई घोड़ा रिक्त दिक् स्थान में किसी गाड़ी को खींचते हुए नहीं दौड़ सकता। तो देखिए भाई, इसका अपन उत्तर साथ साथ ही उत्तर लिखेंगे भाई, इन सारे पार्ट हो गए, नहीं तो फिर एक बार क्वेश्चन लिखेंगे तो फिर उसको फिर मिटा देंगे, फिर क्वेश्चन का पता नहीं चलेगा। इसलिए अपन उसका जिस पार्ट को अपन सोल्व करेंगे उस पार्ट का आंसर उसके साथ साथ देंगे। देखो, कोई घोड़ा रिक्त दिक् स्थान में किसी गाड़ी को खींचते हुए नहीं दौड़ सकता। क्यों नहीं दौड़ सकता? क्योंकि रिक्त स्थान में प्रतिक्रिया बल ही नहीं लगेगा, क्योंकि दौड़ने के लिए क्या चाहिए भाई, सतह के साथ प्रतिक्रिया बल मिलना चाहिए। प्रतिक्रिया बल मिलता है तो ही तो घोड़ा दौड़ पाता है। अगर प्रतिक्रिया बल नहीं मिलेगा, अपन भी तो प्रतिक्रिया बल के कारण फर्श पर चल पाते हैं, अगर प्रतिक्रिया बल नहीं मिल पाएगा तो घोड़ा दौड़ नहीं पाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि रिक्त स्थान में, रिक्त स्थान, या यूं कह सकते हैं आप एम्प्टी स्पेस हो गया हो, एम्प्टी स्पेस, यानी कि रिक्त स्थान में प्रतिक्रिया बल नहीं है। में प्रतिक्रिया बल की अनुपस्थिति के कारण नहीं दौड़ पाएगा। कोई घोड़ा रिक्त दिक् स्थान में किसी गाड़ी को खींचते हुए नहीं दौड़ सकता। क्यों नहीं दौड़ सकता? क्योंकि रिक्त स्थान में प्रतिक्रिया बल की अनुपस्थिति के कारण। सिंपल, अपन शॉर्ट एंड स्वीट आंसर दे दिया। नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं, किसी तीव्र गति से चल रहे वाहन के, किसी तीव्र गति से चल रहे वाहन के, किसी तीव्र गति से चल रहे वाहन के अचानक रुकने पर, चल रहे वाहन की जगह अपन बस दिया है तो बस ही अपन कहते हैं। किसी तीव्र गति से चल रही बस के, किसी तीव्र गति से चल रही बस के अचानक रुकने पर, बस के अचानक रुकने पर, किसी तीव्र गति से चल रही बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर गिरते हैं। रुकने पर यात्री आगे की ओर गिरते हैं। ये लो, इसका एक्सप्लेनेशन देखो, यूं कह सकते हैं, उत्तर की जगह अपन कह सकते हैं स्पष्टीकरण। इसका भी अपन क्या लिखेंगे यहां पर, स्पष्टीकरण। तो देखिए भाई, तीव्र गतिमान जो वाहन है, ये गति का नियम इसके अंदर क्या होगा, लागू होगा। गति के जो नियम है उसमें गति के जड़त्व के कारण क्या होता है। जड़त्व में 3 प्रकार का बताया था, स्थिर अवस्था का जड़त्व, गतिशील अवस्था का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। तो गतिशील अवस्था के जड़त्व के कारण क्या होगा, जब यात्री वाहन में बैठा हुआ है तो वाहन के साथ साथ उसका शरीर भी क्या होगा, गतिमान होगा। शरीर गतिमान होगा, लेकिन जैसे ही अचानक से वाहन में ब्रेक लगाए जाते हैं तो उसके शरीर का जो हिस्सा वाहन के साथ स्पर्श है वो हिस्सा तो क्या होगा, स्थिर हो जाएगा। लेकिन जो हिस्सा वाहन की सीट के साथ संपर्क में नहीं है वो हिस्सा अपनी गतिशील अवस्था को बनाए रखेगा, फलस्वरूप वो क्या होगा, आगे की ओर
आ जाएगा या आगे की ओर गिर जाएगा। तो इसका स्पष्टीकरण क्या है? गतिशील अवस्था, तो देखो स्थिर अवस्था का जड़त्व, गतिशील अवस्था का जड़त्व, गतिशील अवस्था के जड़त्व के कारण व्यक्ति क्या होगा? आगे की ओर गिरेगा। अब देखिए अपन नंबर थर्ड, तीसरा जो पार्ट है उसमें ये क्या कह रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यानी कि ये जो कंटेंट तीसरा जो क्वेश्चन दिया है ये स्पेशली आपके लिए अच्छा है, समझने का है, कॉन्सेप्चुअल है। नंबर थर्ड के अंदर ये जो कह रहे हैं उसको अपन को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लेना पड़ेगा। तो पहले अपन इसको साफ कर लें ताकि अपन नंबर थर्ड को लिख सकें। देखिएगा नंबर थर्ड को लिखेंगे, दो के तो अपन ने आंसर दे दिए हैं कि गतिशील अवस्था के जड़त्व के कारण वो क्या होगा? आगे की ओर आता है। ये लो भाई, नंबर थर्ड को अपन यहां ले लेते हैं। नंबर थर्ड देखो, नंबर थर्ड में बात कर रहा हूं लोन मूवर, लोन मूवर को धकेलने की अपेक्षा, लोन मूवर को धकेलने की अपेक्षा, लोन मूवर को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है। अपेक्षा खींचना आसान होता है। देखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप स्पेशल ही याद भी रखना कि लोन मूवर को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान क्यों है। अब इसका अपन स्पष्टीकरण देखें। देखो, मैं लोन मूवर जो है उसके ऊपर धकेलना और खींचना दोनों ही बलों को आरोपित करूंगा और उसके कंपोनेंट्स लूंगा। मैं समान बल अपन लगाए, समान बल ही अपन खींचने के लिए लगाए, समान बल ही उसको धकेलने के लिए लगाए और समान कोण पर लगाए। तो किसमें बल का मान, परिणामी बल का मान अधिक होगा, किसमें कम होगा, ये अपन अब इसमें एक्सप्लेन करने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। देखिएगा भाई, समझने पे ध्यान दीजिएगा। ये सरफेस है कोई, लोन मूवर का कोई व्हील में ले लेता हूं। ये देखो, ये कोई पहिया है भाई, उसका ये कोई व्हील है लोन मूवर का। अब देखिएगा इसके ऊपर अगर बलों की बात करूं, सबसे पहले मैं बल बात करता हूं धकेलना। जैसे मान लिया कि उसको धकेलने के लिए ये इस तरह से मैंने कोई फोर्स लगाया है और ये जो फोर्स लगा रहे हैं अपन, ये फोर्स है एफ। कितने एंगल पर लगा रहे हैं अपन? थीटा एंगल पर। तो देखो, अगर क्षैतिज से थीटा कोण है, क्षैतिज से थीटा कोण पर अगर अपन बल लगा रहे हैं तो इसके दो कंपोनेंट्स आप बना सकते हैं। वो दो कंपोनेंट्स कौन से होंगे वो देखिएगा। ये तो मैंने क्या लगाया है भाई, इसके ऊपर बल F लगाया है, तो इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे ऐसे। यहां से क्षैतिज के साथ कोण क्या है उसका? थीटा है। समान एंगल ले रहा हूं तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट्स एक तो बन गया है F cos थीटा और एक बन गया है F sin थीटा। यहां जो बल ले रहा हूं वो तो है धकेलना उसको, ये लो धकेलने वाली स्थिति में आ गए। अब अपन ले लें इसको खींचना, उतना ही बल ले रहा हूं भाई मैं। अब इसे अपन क्या कर रहे हैं भाई? खींच रहे हैं इस डायरेक्शन में, इस तरह से। अगर इसे इतना ही वही बल क्या लगाया है मैंने, इसके ऊपर F बल लगाया है, यहां लिख देता हूं मैं खींचना। अगर खींचने वाली स्थिति में बलों के कंपोनेंट्स अपन देखें तो मैंने क्या कहा, वही क्षैतिज से ले रहा हूं मैं, क्षैतिज से एंगल क्या लिया है मैंने? थीटा लिया है।
तो ये कंपोनेंट्स तो हो गया है एफ कोस थीटा और ये हो गया है एफ साइन थीटा। अब आप खुद इसमें अनुमान लगा सकते हैं, और इसका जो खुद का जो भार होगा एम जी वो कहाँ लगेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। यहां अपन ने बलों को इसमें शो कर दिया है, बस यही आपको शो कर देना ही आपका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा इसमें। देखिए अगर मैंने इस तरह से अगर इसको रिप्रेजेंट कर दिया है तो अब आप इसको देखिएगा, जब मैं इसको धकेलता हूं तो देखो धकेलने के दौरान कैसा बल लग रहा है, धकेलने के दौरान मैंने मान लिया कि इसका परिणामी बल मैंने मान लिया कि वो जो भी है। तो देखिए आप देखेंगे धकेलने के दौरान परिणामी बल क्या होगा। धकेलने के दौरान आप क्या देख रहे हैं कि एम जी भी नीचे की ओर लग रहा है और एफ साइन थीटा भी क्या लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर मैं परिणामी बल की अगर बात करता हूं